नमस्कार, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग सेल पार्ट 2 का चैप्टर लेकर आए हैं और इसमें हम लोग ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ पीछे की चीज़ें जो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें तो मैंने बायोलॉजी में सेल शुरू किया और कोशिका में मैंने आपको उस कोशिका के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि हमारे इस धरती पर बहुत तरह के जीव जंतु और विविधताएं पाई जाती हैं। उनमें कोई एक कोशिकीय भी जीव है और कोई बहुकोशिकीय भी जीव है। उनके रहन सहन और जीवन यापन करने का जो तरीका है, उन सारे तरीक़ों में हम लोगों ने पिछले जो सेल पार्ट 1 है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देखें, मैंने बताया है। तो आज हम लोग का ये क्लास है सेकेंड सेल पार्ट 2 और इस सेल पार्ट 2 में हम लोग कोशिकाओं के अंदर मिलने वाले ऑर्गेनेल्स, चूँकि देखिए कोशिका अपने आप में, कुछ कोशिका अपने आप में बिल्कुल वेल सेटल्ड है। जैसे आपका एक अपना बॉडी है, आपकी बॉडी भी अपने आप में एक वेल सेटल्ड है कि हर फंक्शन करने वाला ऑर्गेन्स आपके अलग अलग है। ठीक आपके अंदर जो एक कोशिका है उसके अंदर भी कई पार्ट्स हैं जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी बहुत कुछ है जिसकी आज चर्चा हम लोग करेंगे। तो उन सब का अपना एक फंक्शन है, एक उनका अपना एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के तहत वो अपना काम करते हैं और होल एक कोशिका को चलाने का काम करते हैं। और ऐसी कोशिकाएं न जाने हमारे शरीर में कितनी करोड़ और अरब में है। तो इस कोशिका को समझना ज़रूरी है। तो अगर एक बार हम इसके साइकिल को समझें कि कोशिका कहाँ से फॉर्मेट हो जाता है, तो मैंने बोर्ड पर एक फिगर बना रखा है, उसे आप ध्यान से देखें। एटम और एटम जब आपस में एडजस्ट करते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो बनते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु। और यहीं से इसी अणु के ऐसी व्यवस्था बनती है नेचर में जहाँ सेल का क्रिएशन होता है। यहीं से एक जान, मतलब एक लिविंग थिंग इंडिकेट होता है कि हाँ कोई चीज़ सजीव है। अब सजीव होने के लक्षण हम लोग, सजीव के लक्षण हम लोग बहुत कुछ देते हैं। मूवमेंट भी है, लोकोमोशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, और भी कई चीज़ें हैं, फोटोसिंथेसिस भी है। तो यहाँ से अगर एक लिविंग सिस्टम का एक सिंपल दिखता है, एक सिम्टम दिखता है कोशिका में, ठीक। फिर कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं और इन उत्तक के समूह को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। फिर ये ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। फिर इस एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के समूह को हम लोग का पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि कहते हैं। फिर ये पॉपुलेशन कई कम्युनिटी में बंटता है, समुदाय, और जब समुदाय मिलती हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है, अर्थात एक ऐसा परिवेश जहाँ बायोटिक और अनबायोटिक यानी जैविक और अजैविक सारी परिदृश्य मिलकर हमारे जीवन चलाने के लिए, हमारे जीवन को सही से सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए ये एक प्रक्रिया है जहाँ नेचर अपने आप एक सिस्टम क्रिएट करती है जिसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इस इकोसिस्टम में दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका एक बायोटिक प्लस अबायोटिक, अर्थात जैविक अर्थात जीव जंतु, और अबायोटिक मतलब भौतिक भी बोल सकते हैं इसे, या अजैविक भी आप बोल सकते हैं। अर्थात अजैविक का मतलब कि इस जीव जंतु को सही से चलाने के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट्स, सॉइल्स और न जाने क्या क्या चीज़ कंपोनेंट यहाँ ऐड होता है और तब जाके हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। और ये इकोसिस्टम जब और ज़्यादा होता है तो हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है। इसी इन्वायरमेंट में, इसी इकोसिस्टम में हम रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी फीडिंग और ब्रीडिंग अच्छे से हो सके, यानी हमारा खाना और हमारे जो जनन की प्रक्रिया है वो बरकरार रह सके। नेचर ने इसको एस्टेब्लिश किया है। और फिर जब ये बड़े पैमाने पर होता है तो हम उसे बोलते हैं जैवमंडल, अर्थात बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ध्यान से देखिएगा, इस बायोस्फीयर में स्थलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं और जलमंडल भी आते हैं।
प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि बायोस्फीयर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब ध्यान से देखें कि हमारा जो जैव व्यवस्था का जो स्तर है, जो इसका क्रमानुसार एक डेवलपमेंट है, एक विकास जो है, इस विकास में यहाँ वाली जो पोजीशन है मॉलिक्यूलर लेवल की, ये मॉलिक्यूलर लेवल जो है ये निम्न स्तर की जैव व्यवस्था है। यहीं मॉलिक्यूल लेवल में कुछ ऐसे कंपोजिशन, यानी इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से निज़ाम। निज़ाम का मतलब होता है व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। ये एक नेचर का बहुत ही अच्छा उपहार है हमारे पृथ्वी पर कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहाँ से सजीव होने के लक्षण दिखने लगते हैं। अर्थात आपका जो कोशिका है वो मॉलिक्यूलरों का एक संगठन है, एक समूह है जिसमें और भी कई पदार्थ मौजूद होते हैं। और इसीलिए हम जैव, ध्यान से देखिएगा, जैव व्यवस्था का निम्न स्तर, जैव व्यवस्था का निम्न स्तर हम लोग अणु को बोलते हैं। अर्थात यह हमारे जैव व्यवस्था का निम्न स्तर है। ध्यान रहे ये निर्जीव है अभी, अर्थात ये अभी नॉन लिविंग है। यहाँ से जैसे ही एटम मोमेंट ये इधर आता है उसके बाद ये लिविंग में बदल जाता है। और हमारा जो जैव मंडल है यहाँ पे, ये जैव मंडल, हमारा जैव मंडल ये जैव व्यवस्था का उच्चतम स्तर है। ये दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैव व्यवस्था का उच्चतम स्तर, जैव व्यवस्था का उच्चतम स्तर जैव मंडल, बायोस्फीयर, और जैव व्यवस्था का निम्न स्तर अणु यानी आणविक स्तर यानी मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये पूरा मैंने एक प्रोसेस बताया है जिसे आप समझें कि कहाँ से कैसे कैसे सेल का क्रिएशन होता है, और फिर वो सेल हमारे जैसे और हम ना जाने जैसे कितने जीव जंतु इस धरती पर मौजूद हैं जिनका रहन सहन अलग अलग हैबिटेट में है, अलग अलग आवास में है। इन सभी आवासों को मिलाकर हम जैवमंडल बोलते हैं, अर्थात बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आज हम लोग सेल के अंदर जो भी कोशिकांग है उनको एक एक करके पढ़ेंगे, और जब सारे कोशिकांग ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग सेल के अलग फंक्शन पे चलेंगे। आइए हम लोग कोशिका और कोशिकांगों के संरचना और कार्य के बारे में समझेंगे। तो जो पहला हमारा रचना है वो कोशिकांग तो नहीं है, लेकिन उस कोशिकांग को बनाए रखने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं कोशिकांगों के जो मेम्ब्रेन बनते हैं उस मेम्ब्रेन बनाने में ये सहायता करता है, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये कोशिका झिल्ली सभी जिस प्रकार के भी कोशिका मिलते हैं उन सभी में कोशिका झिल्ली प्राप्त होता है, इसलिए ये कॉमन है। तो इसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर सेल वाल पर आएंगे हम लोग। तो कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये दोहरी झिल्ली के तौर पे नज़र आता है। साथ ही यह कोशिका के बाहर चारों ओर मुलायम, पतली, इलास्टिक रूप में एक झिल्ली होती है। यह झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, यह जीवित और अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब हम आपको समझाएंगे कि सेल के अंदर से या सेल के बाहर सराउंडिंग से हर चीज़ ना अंदर जाती है या हर चीज़ ना बाहर आती है। अर्थात जो मटेरियल्स होते हैं उनमें से क्या बाहर निकालना है, निष्कासित करना है, या किस मटेरियल्स को अंदर लेना है, इसका नियंत्रण सेल मेम्ब्रेन अपने हिसाब से करता है। इसलिए हम लोग इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह जो झिल्ली होता है, यह झिल्ली प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से लगभग मिलकर बनता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और वहीं 30 से 40% के आसपास फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड, वसा जिसे हम कहते हैं, होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होते हैं। ध्यान से, इसमें दो परत प्रोटीन के ऊपर और नीचे होते हैं और बीच की जो परत होती है वो लिपिड्स के होते हैं। इन्हीं में कहीं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि ये जो पदार्थ पे ये जो कंट्रोल रखते हैं, जो नियंत्रण रखते हैं, उनके नियंत्रण का जो मेन प्रोसेस है वो ये है। इस प्रोसेस में एक यहाँ पे विसरण है और दूसरा यहाँ पर परासरण है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में डिफ्यूज़न कहते हैं। विसरण को इंग्लिश में हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं और परासरण को इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ये दो वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप ध्यान से समझिए, है ना, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो यह विसरण और परासरण के माध्यम से पदार्थों को एब्जॉर्ब या आउट, बाहर की तरफ निकालते हैं। अगला जो पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट, इसके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सेल रिकॉग्नाइज में मदद करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हार्ट का सेल है और हार्ट के सेल को अगर आप दूसरे जगह लगा रहे हैं ऑपरेशन के माध्यम से तो वो वहाँ सेट नहीं होता है। तो इसकी पहचान कौन करता है? इसकी पहचान उस सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिकॉग्नाइज करता है कि अरे यार ये तो हमारे ग्रुप का नहीं है, हम यहाँ फिट नहीं होंगे। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट सेल को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। ये झिल्लियाँ, ये जो कोशिका झिल्ली जो जीवित होता है, यह सीलिया, फ्लैजिला एट्सेट्रा के निर्माण में सहायता करता है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में सेल पार्ट 1 में बताया था कि सीलिया फ्लैजिला क्या होता है, जो लोकोमोशन में और फूड वगैरह को लेने में ये मदद करते हैं और यह मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। तो ये पूरे सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन होता कैसा है, इसका काम क्या है, मैंने एक ही चीज़ में आपको समझाया है। अब जो मैंने यहाँ बात लिखी है उसको आप समझिए। विसरण और परासरण, विसरण को भी इंग्लिश में हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं और परासरण को इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसका एक मशीन आप अपने घर पे टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। तो इन दोनों के माध्यम से हमारा जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा चलता है, हमारे जो क्रियाएं हैं, हमारे जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। विसरण को साधारण रूप में समझें अगर, तो विसरण हम उसे कहते हैं जब उच्च सांद्रता से, अर्थात जहाँ कंसंट्रेशन बहुत हाई हो पदार्थों का, जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन हो। उस पदार्थों के गमन में गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों के स्टेज में जो सबसे फास्ट होता है विसरण वो गैस में होता है। अर्थात मान लीजिए कि आपने कहीं किसी घर के कोने में आपने अगरबत्ती जलाई हो, लेकिन जैसे ही कोई एंट्री करता है घर में तो उसे स्मेल आ जाती है कि कहीं अगरबत्ती जल रहा है, या माँ अगर किचन में खाना बना रही हो और खूब बढ़िया डिशेस बना रही हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा लग रहा है आज कुछ स्वादिष्ट चीज़ बन रहा है। तो ये डिफ्यूज़न का एक प्रोसेस है। तो गैसियस माध्यम में, गैसियस स्टेज में डिफ्यूज़न फास्ट होता है। वहीं ऑस्मोसिस इस विसरण का एक विशिष्ट प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, एक विशेष प्रकार है। अर्थात परासरण आपका कुछ नहीं है, परासरण यानी ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूज़न। अब ये स्पेशली किसके साथ होता है? तो ये लिक्विड के साथ होता है, सॉल्वेंट के साथ होता है। जब विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाए, जैसे मान लीजिए आप कि मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें एक मैंने फिल्म लगा दी पतली सी, एक मैंने फिल्म लगा दी पतली सी, और इधर भी एक सॉल्यूशन है, इधर भी एक सॉल्यूशन है और इधर भी सॉल्यूशन है। लेकिन इधर वाले सॉल्यूशन में, इधर वाले घोल में सांद्रता ज़्यादा है। अर्थात सांद्रता ज़्यादा कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट विलय मैंने ज़्यादा मिलाया है। अर्थात इधर का जो विलयक है, सॉल्यूशन है, उसमें कंसंट्रेशन हाई है, इसमें कंसंट्रेशन हाई है, और इधर का जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन लो है, यानी डाइल्यूट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूट, डाइल्यूट। तो अब क्या होगा कि इधर का जो सॉल्वेंट होगा, इधर का जो सॉल्वेंट होगा वो इधर गमन करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इधर का सॉल्वेंट इधर गमन नहीं करेगा, ध्यान से समझिए बात को। दोनों एक दूसरे की तरफ गमन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल जो नेट रिजल्ट होगा वो इधर से इधर ज़्यादा होगा, इधर से इधर ज़्यादा होगा। अर्थात इधर से सॉल्वेंट का प्रोसेस इधर ज़्यादा आना होगा, और बाद में आप देखेंगे कि इधर सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को ही हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं।
अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जब सॉल्वेंट फ्लो करता है आफ्टर ऑल टोटल रिजल्ट के बाद, तो इसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। वहीं डिफ्यूज़न क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के ओर प्रवाह, नेट प्रवाह, जो नेट रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर से फ्लो हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इसका इधर से फ्लो नहीं हो रहा होगा। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं और ये जितने बड़े इनके क्षेत्र होंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। तो आप इन दो वर्ड को आप ध्यान से समझिए, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अगर इस ऑस्मोसिस को हम लोग समझे तो फोटोसिंथेसिस में जो जल प्राप्त करता है, चूँकि जल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये जो जल प्राप्त करता है पेड़ पौधा, तो ये जो जल इसकी जड़ें प्राप्त करती हैं, तो जड़ में ये जो जल आता है वो ऑस्मोसिस के माध्यम से आता है। और ऑस्मोसिस के माध्यम से ये जल लेता है और फिर जल ऊपर जो चढ़ता है वो तो उसका कैपिलरीज है। तो ऑस्मोसिस के माध्यम से इसने जल को फिल्ट्रेट किया, लिया, और फिर पौधे में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसके बाद जो वो पत्तियाँ उसकी जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, तो ये जो गैस जो लेती हैं, तो ये जब गैस लेंगी, चूँकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लाइट का होना ज़रूरी है, तो ये जो गैस जिस माध्यम से लेती हैं इनके अंदर जो डिफ्यूज़ हो जाता है, यहाँ डिफ्यूज़न होता है, यहाँ विसरण होता है। यानी विसरण के माध्यम से, चूँकि बाहर सराउंडिंग में हाई कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का और इसे चाहिए, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो होता है। तो कहीं ना कहीं ये विसरण और परासरण हमारे शरीर के अंदर भी होता है, हमारे शरीर में भी ये दोनों प्रोसेस होते हैं। हम इनको समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब हम लोग आएंगे तो समझेंगे कि कैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो लंग्स के माध्यम से फिर ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर वो ऑक्सीजन, चूँकि कहीं छेद तो होता नहीं वेसिकल्स में या वेसल्स में, ब्लड के वेसल्स में कहीं छेद तो होता नहीं, फिर ब्लड कैसे ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, फिर ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर वो जाके सेल को भी देता है। तो इन पूरे मैकेनिज़्म में जो अभी मैंने बताया, कहीं ना कहीं विसरण बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो डिफ्यूज़न को आप अच्छे से समझिए, अगर नहीं भी समझ में आए तो इसे आप देख के एक बार और अच्छे से पढ़िए। विसरण और परासरण, ये दो फेनोमेनन इस सेल के लिए और लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम लोग सेल वॉल को समझें, यानी कोशिका भित्ति। अर्थात कोशिका भित्ति बहुत से जंतुओं में नहीं प्राप्त होता है, हालांकि ये पादप कोशिका की बाहरी आवरण होती है। ठीक, तो सेल वॉल जो है वो पादप कोशिका की सबसे बाहरी एक आवरण है, एक कवर है, जो बहुत ही कड़ा होता है और नॉन लिविंग होता है, अर्थात निर्जीव होता है। इसके जो केमिकल कंपोजिशन है, अर्थात ये जिन केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, उसमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। और आप जानते हैं कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट के एक लंबी चेन है, अर्थात इसमें एक लंबी चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की मिलकर होती है, ये सेलुलोज होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर इनका जो बाहरी आवरण सेल वॉल बनता है वो सेल वॉल है, और इसका जो मुख्य होता है वो सेलुलोज होता है। इस फिगर को आप ध्यान से देखें कि मैंने एक सेल वॉल का, मैंने प्लांट के एक सेल के फिगर को पूरा ड्रॉ किया है। इस प्लांट के सेल में ये जो इसका मॉर्फोलॉजी होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नियमित होता है। अर्थात चूँकि ये बाहर वाले जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत कड़े होते हैं, और कड़े होने के कारण इनकी आकृति एक निश्चित हो जाती है जो एनिमल सेल से कहीं डिफर करता है। इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया है। ये जो बीच वाली जो स्पेस है, ये जो बीच वाली स्पेस में इसमें एक खास तरह का मटेरियल भरा रहता है, इसे हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। ये मिडिल लैमेला क्या करता है, तो ये वर्क एज अ सीमेंट, ये एक ठीक सीमेंट की तरह कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी फल या कोई भी फ्रूट्स वगैरह जब कच्चा होता है तो वो बहुत कड़े होते हैं, तो कड़े इसी मिडिल लैमेला के कारण होता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं तो मुलायम हो जाते हैं। तो मुलायम होने का कारण क्या होता है कि ये डिसअपीयर हो जाता है, कुछ ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है जहाँ से ये डिसअपीयर हो जाते हैं। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो फल जो कच्चा होता है तो कड़ा होता है, उसका कारण क्या है, तो मिडिल लैमेला। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, मैंने यहाँ फिगर को ड्रॉ कर रखा है, मिडिल लैमेला। और पक जाने के बाद मुलायम होने का क्या कारण है, तो मुलायम होने का कारण क्या है कि ये डिसअपीयर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब एक
प्लांट सेल के साथ एक प्रोसेस होता है, एक फेनोमेन होता है, उसको आप समझिए। जब आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, अर्थात एक ऐसा सराउंडिंग जो सराउंडिंग अति परासारी हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप डालते हैं तो ये सेल कैसा फिनोमिनन करता है, कैसी स्ट्रक्चर इसकी बदल जाती है। तो अति परासारी का मतलब क्या हुआ कि बाहर के सराउंडिंग में डाइल्यूट हो, अर्थात बाहर का सराउंडिंग क्या हो, बिल्कुल ही हाई कंसंट्रेटेड हो और अंदर वाले डाइल्यूट हो। ठीक, समझ रहे हैं मेरे बात को? तो सराउंडिंग आपका हाई कंसंट्रेशन हो और सेल का अंदर वाला जो सॉल्यूशन हो वो कैसा हो, डाइल्यूट हो। तो डाइल्यूट होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा और बाहर जो सॉल्वेंट होंगे वो कम मात्रा में होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो होगा क्या कि फाइनली इसके बाउंड्री से ट्रांसपोर्ट होगा, अर्थात इधर का सॉल्वेंट इधर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इधर का सॉल्वेंट इधर नहीं जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल जो टोटल रिजल्ट होगा वो आउटकम का होगा। तो जो आफ्टर ऑल जो सारे सॉल्वेंट आएंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ जाएगा तो इसकी अंदर वाले स्ट्रक्चर को मैंने बाहर वाले स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया है, अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, अर्थात श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा, इस घटना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस क्या है। तो आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। मैंने अभी क्या कहा कि अंदर वाले सेल के अंदर वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे और जिस सराउंडिंग में इस सेल को मैंने रखा है वहाँ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो अंदर का सॉल्वेंट बाहर की तरफ आएगा। ठीक ये प्रोसेस जब उल्टा होगा, अर्थात जब बाहर का डाइल्यूट हो जाए, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्पसारी, इसको हम लोग बोलते हैं अल्पसारी विलयन, यानी जब बाहर का डाइल्यूट हो जाए सॉल्यूशन और अंदर का हाई कंसंट्रेटेड हो जाए, तब क्या होगा, तब इस प्रोसेस में क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। यहाँ मैं फिगर ड्रॉ कर लिया हूँ, इस फिगर को आप ध्यान से समझिए कि अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो आपके टोटली रिजल्ट में बाहर से अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब ये बाहर से अंदर जाएगा उस कंडीशन में अंदर से बाहर नहीं आएगा, लेकिन जब आफ्टर ऑल जब हम टोटल जोड़ेंगे, उस जोड़ने में मालूम चलेगा कि बाहर से अंदर कुछ ज़्यादा ही आ गया, यानी टोटल नेट। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका अंदर वाला जो सेल है, वो जो सेल है आपका, वो ज़्यादा टर्जिडिटी हो जाएगा, यानी थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा। और जब सेल स्वेलअप कर जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टर्जिडिटी, अर्थात अंदर से प्रेशर एक सेल बाहर लगाएगी और फिर ये सेल वाल बाहर से प्रेशर अंदर भी लगाएगी। इसे हम लोग टर्जिडिटी प्रेशर भी बोलते हैं, टर्जिडिटी प्रेशर भी बोलते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो इसे हिंदी में हम लोग स्फीति दाब कहते हैं, स्फीति दाब। और ऐसा वर्ड हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। और आप समझ रहे हैं कि मुद्रास्फीति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जब करेंसी आपके मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो करेंसी का वैल्यू गिर जाता है। ठीक वैसे ही जब सेल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फूल जाएगा। ठीक इस फेनोमेनन को हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं और इसको टर्जिडिटी दाब भी हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो मैंने आपको दो फेनोमेनन समझाया, एक आपका प्लाज्मोलाइसिस और दूसरा आपका टर्जिडिटी। तो ये टॉपिक था सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग और भी ऑर्गेनिजम्स पे आएंगे और ऑर्गेनेल्स पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।